हेलो एवरीवन। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके आर्थिक इतिहास को समझना। और भारत के दृष्टिकोण से हम इस आर्थिक इतिहास के बारे में बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां हम स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान समय की स्थिति में विभिन्न काल घटनाक्रमों में भारत में किस तरीके से आर्थिक विकास हुआ है, किस समय में किस तरीके की परियोजनाएं लागू की गईं, इसके माध्यम से किस तरीके की स्थितियां डेवलप हुईं और उससे भारत की आर्थिक व्यवस्था में क्या योगदान मिला, इसको यहाँ पे समझना चाहिए। देखा जाए तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पंचवर्षीय योजनाएं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहती हैं, जहां पर कई तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर बनते हैं, जो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम इसी को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। भारत की समस्त पंचवर्षीय योजनाओं का एक समग्र विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, उन सभी को देखेंगे। देखा जाए तो पंचवर्षीय जो योजनाओं की एक स्थिति रही है, इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें अगर हम देखें, भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, और नियोजन के विचार को देखा जाए सबसे पहले 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में यहाँ पर एक जन समर्थन देखने को मिलता है। अर्थात वो एक ऐसा समय था जहाँ पर नियोजन और प्लानिंग की बातें होनी शुरू हुई। भारत में देखा जाए तो एक प्रक्रिया 1944 में हमें देखने को मिलती है, जब भारत के उद्योगपतियों का एक समूह यहाँ पर एकजुट होता है और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसे नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ध्यान रखना है, बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो है नियोजित विकास की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर देखने को मिलती रही है। जोसेफ स्टालिन एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। ठीक है, और आपको जैसा कि पता होगा पंचवर्षीय योजना का जो भारत में लागू किया गया वो कहीं ना कहीं नेहरू जो रशिया की ये सोवियत संघ की ये प्लानिंग थी उसी से प्रभावित होकर उन्होंने इसे लागू किया था। तो ये जो शब्द है, ये प्रक्रिया है जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में यूएसएसआर में इसे लागू किया गया था। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात इस पंचवर्षीय योजना को अपना लिया। तो ये एक बेसिक फैक्ट है, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक जो प्रमुख घटनाक्रम रहे वो हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मैं आपको कुछ विशेष यहाँ पे पहलुओं के बारे में यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ। देखिए जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं ये 5 वर्षीय, आप ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 साल के लिए बनाई गई योजनाएं। और ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो इस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार अपनी एक दस्तावेज एक तरीके से प्रस्तुत करता है, और इस दस्तावेज के माध्यम से वो अगले 5 वर्षों में किस तरीके से अर्थव्यवस्था में निवेशिक प्रक्रिया होंगी, किसे वो प्राथमिकता देने जा रहे हैं, कौन से पहलू हैं जो अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले हैं, तो उसका आमदनी और उसके हिसाब से कितना खर्च किया जाएगा उसका एक लेखा जोखा होता है। केंद्र सरकार देखा जाए सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांट देती है, जिसमें गैर योजना बजट होती है और एक योजना बजट होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए खर्च दिया जाने वाला बजट। इसके अलावा जो गैर योजना बजट होते हैं उसमें दैनिक मदें, सालाना जो खर्च इत्यादि होते हैं उस तरीके के यहाँ पे डाली जाती हैं, और योजना बजट में योजना के लिए खर्च दिए जाते हैं। देखा जाए 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई और 2017 तक यहाँ पर इस दौरान भारत में मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं की करीब 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई। इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने, विनियमित करने के लिए यहाँ पर एक आयोग भी बनाया गया था, जिसका नाम था यहाँ पे योजना आयोग। बाद में योजना आयोग को यहाँ पर हटा दिया गया और उसकी जगह पे बनाया गया नीति आयोग। ठीक है, और ये प्रक्रिया हुई 2015 में। तो योजना आयोग को हटाया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग नामक थिंक टैंक का यहाँ पे गठन किया गया। देखा जाए तो नीति आयोग ने उसके बाद यहाँ पर 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए। एक 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, एक 7 वर्षीय मध्यम अवधि का एजेंडा, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक 15 वर्षीय यहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर नीति आयोग और योजना आयोग की कार्यशैली में अंतर आया, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं या योजनाओं के स्वरूप के माध्यम से देश के विकास को यहाँ पे लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है।
अब बात करते हैं एक एक करके इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में, क्या क्या रहा इन पंचवर्षीय योजनाओं में। इसमें अगर हम देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रारंभिक स्थिति या कह सकते हैं स्टेपिंग स्टोन के तौर पर देखा जा सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एकार्थी के.एन. राज ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। मुख्य रूप से जो फोकस क्षेत्र थे इन पंचवर्षीय योजनाओं में वो एग्रीकल्चर था और इसमें बांध, सिंचाई, निवेश इत्यादि यहाँ पर इसके संदर्भ में शामिल किया गया। किस तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के संदर्भ में हमें इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। देखा जाता है तो इसे हैरोल्ड डोमल मॉडल भी कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को, और इसमें बचत बढ़ाने पर देखा जाए तो अधिक जोर दिया गया था। साथ ही 1956 के अंत तक यहाँ पे 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसमें स्थापित किए गए थे और इस योजना की लक्षित जो वृद्धि दर थी वो 2.1% थी, जबकि जो विकास दर यहाँ पे थी वो कितना थी 3.6%। किसी भी पंचवर्षीय योजना में देखा जाए तो कुछ विशेष पहलू ही आपसे पूछे जाते हैं, लाइक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, इसमें वृद्धि दर कितनी रही, लक्षित कितनी थी, ठीक है, और कौन सा मॉडल यहां पे था, किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तो ऐसे कुछ विशेष पहलू आपको बस यहाँ पे ध्यान रखने, तो वही सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बस हमें पंचवर्षीय योजनाओं में बेसिकली सारे फैक्ट हैं और हमें ये फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। आते हैं अगले संदर्भ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय यहाँ पे योजना है इसमें सबसे पहले देखा जाए तो औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर यहाँ पर ज्यादातर बल देखने को मिलता है। इसकी देखा जाए तो नियोजन का जो कार्य था, जो रूपरेखा द्वितीय तैयार की गई वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के द्वारा यहाँ पे टाइप पूरा हुआ नहीं है। इसे यहाँ पे देखा जाए तो त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन के दृष्टिकोण से यहाँ पर इसे लागू किया गया था और सरकार ने इसे घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भाषण देखा जाए तो ज़्यादातर शुल्क अधिक आरोपित करने के लिए और लॉन्च किया था। एक तरीके से देखा जाए तो औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के टैक्सेस थोड़े यहाँ से आपको बढ़ाए गए थे सरकार के द्वारा और उसके माध्यम से यहाँ पर एक आर्थिक समृद्धि को तीव्र करने का यहाँ पे प्रयास था। लक्षित जो वृद्धि दर थी यहाँ पर देखा जाए तो 4.5% यहाँ पे रखी गई थी और जो कि हमें प्राप्त यहाँ पर कम होती है, अर्थात 4.27% ही यहाँ पर वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। तो ये फैक्ट इससे रिलेटेड है। तीसरी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना आती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की देखिए स्थिति आपकी 1961 से 1966 के दौरान रही। तो समय और सन भी ध्यान देते चलना है, यहाँ पे आप देखते चलिए। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसमें सुधार या किस क्षेत्र पर फोकस किया गया तो देखिए यहाँ पे कृषि, गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित था। राज्यों के विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पे अतिरिक्त उत्तरदायित्व इसमें सौंपे गए इस परियोजना के माध्यम से और राज्यों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा उत्तरदायित्व भी यहाँ पर उनको सौंपा गया कि राज्य अब देखेंगे शिक्षा के उच्च और मध्यम शिक्षा दोनों ही। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे एक लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की यहाँ पर शुरुआत की गई। पंचायत चुनाव ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कब की गई, आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पंचायत चुनाव। लक्षित वृद्धि इसमें कितनी थी तृतीय पंचवर्षीय योजना की 5.6% और प्राप्त कितनी हुई हमें मात्र 2.4% कहीं, क्योंकि देखा जाए तो इस योजना की सफलता विफलता के पीछे हमें जो रीजन इसमें दिखाई देते हैं उसमें आपको भारत का 2 यहाँ पे देखा जाए युद्ध उसको देखने को मिलते हैं, एक चीन के साथ 1962, एक पाकिस्तान के साथ 1955 और बीच में साथ में यहाँ पर आपको सूखा भी पड़ा था। इसके कारण जो वृद्धि दर थी वो बहुत कम होती है। तीसरी योजना की विफलता का संकेत देने के पश्चात यहाँ पे एक समय आया जिसे योजना अवकाश के नाम से जानते हैं और ये योजना अवकाश रहा 1966-67, 67-68 और 68-69। 3 साल यहाँ पर देखा जाए तो योजना अवकाश के रूप में रहा और देखा जाए जैसे हमने कहा चीन भारत युद्ध, भारत पाक युद्ध और इन सब कारणों कारण ये आपको कुछ समय तक यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर इन्हें संचालित किया गया।
और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से विफल रही। इसके बाद आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब इसका जो कार्यकाल है, देखिए बीच बीच में पूछ लिया जाता है कि योजना अवकाश क्या रहा या द्विवर्षीय योजना कब लागू हुई, तो इस तरीके के समयावधि भी बीच बीच में ध्यान रखना है, तो क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। समय काल पे ध्यान दीजिएगा, 1969 से 1974। और देखा जाए तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था और इनके माध्यम से पिछली विफलताओं को सुधार करने का एक प्रयास किया गया। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए गॉडगिल फॉर्मूले को यहाँ पे आधार बनाया गया और इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा की प्रगति में ज्यादा जोर दिया गया था। तो तीन जो शब्द, स्थिरता, विकास और आत्मनिर्भरता। सरकार ने देखा जाए तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन ध्यान रखने के लिए 1969 जिस वर्ष यहाँ पे ये किया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा हरित क्रांति को कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको देखा जाए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। एक कार्यक्रम शुरू किया गया, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी यहाँ पर देखा गया, जो कि कौन कौन से क्षेत्र सूखा संभावित है, वहां पर किस तरह के प्रयास करने होंगे, नहरें इत्यादि क्या बनानी है, उसको संदर्भ में यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। बात करें इस योजना की अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी उस पर भी नजर डाल लीजिए। 5.6% थी, जबकि वास्तविक जो वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 3.6% यहाँ पे प्राप्त हुई। तो ये था चौथे वर्ष का लेखा जोखा, चौथे पंचवर्षीय योजना का लेखा जोखा। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई, पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप साइड में। देखिए यहाँ पे है 1974 से 1978 तक। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है, पहला देखा जाए तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया था। देखा जाए तो 1975 में ही विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में यहाँ पे प्रवेश कर सकी। इसके पश्चात देखें तो भारतीय राष्ट्रीय जो राजधानी यहाँ पर या राजमार्ग की प्रणाली की यहाँ पर आपको शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, इसकी भी शुरुआत आपको इसी दौरान यहाँ पे की गई। और इस योजना के पहले वर्ष में अगर हम बात करें तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एक और फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है। और क्या था इसमें, देखा जाए तो इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकताएं जो कार्यक्रम है ये बुनियादी उद्देश्यों के तहत इसे लॉन्च किया गया था और इसे तैयार किया गया था डीपी धर द्वारा। ठीक है, डीपी धर द्वारा यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन जो है कि विकास दर क्या रही, तो 4.4% यहाँ पे लक्षित थी और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें विकास दर बढ़ी हुई प्राप्त होती है 4.8%। 1978 में देखा जाए तो नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। कौन सी योजना को खारिज किया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। इसके बाद देखिए रोलिंग प्लान आया। ठीक है, रोलिंग प्लान, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई ने यहाँ पे खारिज कर दिया, तो उसके पश्चात देखा जाए तो यहाँ पर वो लेकर आते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब से कब तक के लिए था, ये ध्यान रखिएगा, 1978 से 1980 तक। और देखा जाए तो ये अस्थिरता का दौर इसे कहा जाता है, क्योंकि सरकारें गिर रही थी, नई सरकारें बन रही थी। और यहाँ पर देखा जाए सरकार किसकी थी, तो जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज करके छठी पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया था। बदले में 1980 में से इंदिरा गांधी ने फिर से यहाँ पर देखा जाए प्रधानमंत्री चुने जाने पर इसे निरस्त कर दिया। इसके पश्चात रोलिंग प्लान जो बनाया गया था 2 साल जो चला, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस योजना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें योजना की प्रभावशीलता मूल्यांकन पर वार्षिक रूप प्रदान किया गया, अर्थात हर वर्ष योजना जो भी लॉन्च की गई, एक साल में क्या काम किया गया, क्या लक्ष्य हमने निर्धारित किए, कितना प्राप्त हुआ है क्या नहीं, तो उसका हर वर्ष के आधार पर एक मूल्यांकन करना था। और अगले वर्ष एक नई योजना यहाँ पर फिर बनाई जाती थी, उसी के परिणाम स्वरूप कि हमने क्या प्राप्त किया, क्या कमी रह गई, फिर उस हिसाब से नया प्लान अगले साल के लिए। और इस तरीके से पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों ही यहाँ पे अपडेट होते रहते थे।
रोलिंग प्लान के बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना आ गई और छठी पंचवर्षीय योजना में ये योजना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना, उसके संदर्भ में कुछ पहलू यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें मूल्य नियंत्रणों को समाप्त किया गया सबसे पहले और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। सन देख लीजिए सबसे पहले 1980 से 85, 1980 से 1985 के दौरान यहाँ पे आपको छठी पंचवर्षीय योजना चलाएगी। इस दौरान देखा जाए तो नेहरू समाजवाद का यहाँ पर इसे अंत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स बाजारों को यहाँ पे प्राथमिकता देनी शुरू हुई थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये फैक्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम को देखा जाए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड का भी गठन देखा जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नाबार्ड को लेकर कई बार जो पूछा गया है। इसके अलावा देखा जाए लक्षित जो विकास दर है आपको 5.2% रही आपको छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जबकि वास्तविक रूप से यहां पर हमें बढ़ी हुई प्राप्त होती है 5.7%, जिसका अर्थ है यह भी पंचवर्षीय योजना आपको छठी सफल रही। इसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम देखें तो क्या विशेष रहा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। सबसे पहले अगर हम देखें समय काल क्या रहा इस पंचवर्षीय योजना का, तो 1985 से लेकर 1985 से 1990 तक की यहाँ पे पंचवर्षीय योजना संचालित होती रही। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग को यहाँ पे प्राथमिकता दी। तो पहली परियोजना आप कह सकते हैं, ऐसी पहली परियोजना जिसमें प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई थी, वो कौन सी है, आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसी में देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार देखने को मिला, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करना, रोजगार सृजन करना, ये सारे पहलू आपको इस पंचवर्षीय योजना के में शामिल रहे। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत यहाँ पे उसने आधार प्रदान किया गया और इसी के कारण देखा जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, भारत को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। वर्ष 2000 तक भारत को एक आत्मनिर्भर विकास के संदर्भ में पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान भी केंद्रित किया गया और लक्षित जो वृद्धि दर थी वो 5% थी, जबकि यहाँ पे वास्तविक जो वृद्धि दर प्राप्त हुई वो 6%। तो पहली पंचवर्षीय योजना जहां पर भारत की विकास दर जो थी वो 6% के लक्ष्य तक पहुंच गई थी। इसके बाद हम देखें आठवीं पंचवर्षीय यहाँ पे देखा जाए तो योजना आने से पहले ही एक वार्षिक योजना है, फिर 2 वर्ष यहाँ पर चली 1990 के बाद। तो कौन कौन से यहाँ पे वर्ष रहे, तो इसे हम वार्षिक योजनाएं कहते हैं। ये 1990 से 1992 के दौरान रहे और आठवीं पंचवर्षीय योजना के यहाँ पर देखा जाए तो शुरू नहीं हो सकी। 2 साल 1990, 91, 92 के लिए वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चली और इसका कारण था यहाँ पे आर्थिक अस्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के समाप्त होने का यहाँ पर एक स्थिति, जिसमें हम कहते हैं कि भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से गुजर रहा था और उस दौरान यहाँ पर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना के लिए चलाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 वर्ष यहाँ पे प्लान वापस से लागू किए 2 सालों के लिए। और इस समय प्रधानमंत्री आपके कौन थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था इस तरह की समस्या से निपटने के लिए भारत ने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत की। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, आपको वार्षिक योजनाओं का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था, ये ध्यान रखिएगा। तो वार्षिक योजनाओं के दौरान 1990-92 में एलपीजी रिफॉर्म्स 1990 से 1991 के दौरान यहाँ पर इसे लागू किया गया था। इसके बाद आता है, फिर हम अगली पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं। अगेन से जैसे ही अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आती है, फिर से पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ वापस लौटते हैं और इस बार यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 8वीं योजना को देखा जाए तो यहाँ पे उद्योगों के आधुनिकीकरण पर यहाँ पर जोर देते हुए देखा जाता है। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का भी यहाँ पर आपको सदस्य बन गया। तो देखिए पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत WTO का सदस्य बना। इसके साथ ही साथ भारत ने यहाँ पे कुछ लक्ष्य जो निर्धारित किए, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को विकास और मजबूत प्रदान करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ साथ देखें तो विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया और लक्षित जो वृद्धि दर रही वो 5.6% थी, जो कि यहाँ पर आपको देखा जाए तो 6.8%
लगभग 7% तक हम यहाँ पर पहुंचने वाले थे। तो एक बहुत ही बड़ी और सफल यहाँ पे परियोजना के तौर पे हम 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 8वीं के बाद वापस से हम आ जाते हैं अपनी अगली पंचवर्षीय योजना में, जो यहाँ पे हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के पश्चात 1997 से 2002 के मध्य यहाँ पर इसे लागू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में 9 वर्षों में देखा जाए तो 50 वर्षों को यहाँ पे चिन्हित करके अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का यहाँ पर देखा जाए तो नेतृत्व भी किया था। 50 वर्ष यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के पूरे हुए थे 1997 में। और गरीबी के पूर्ण उन्मूलन का देखा जाए तो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक निजी क्षेत्र के संयुक्त रूप से यहाँ पे प्रयास करना, अर्थात एक तरीके से आप कहते हैं कि इस दौरान पीपीपी मॉडल को यहाँ पे प्राथमिकता सरकार के द्वारा दी गई थी। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता का विकसित करने, सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे लक्ष्य भी आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलते हैं। रणनीतियों की बात करें तो यहाँ में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, निर्यात की उच्च वृद्धि दर में वृद्धि करना, तीव्र यहाँ पर देखा जाए विकास को, दुर्लभ संसाधनों तक कुशल उपयोग जैसे चीजों के संदर्भ में कार्य सरकार के द्वारा किए गए। विकास दर की बात करें तो लक्षित था 7.1% और जो यहाँ पर देखा जाए हमें प्राप्त हुई वो 6.8% ही रही। तो आप इसे भी देख सकते हैं, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं यहाँ पे जो लगातार सक्सेसफुल आपको पंचवर्षीय योजनाएं रही, उसके बाद आप इसे कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। 9वीं के बाद आपको आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अगर पहलुओं पर नजर डालें तो सबसे पहले ये 2002 से 2007 के मध्य यहाँ पर 5 वर्ष तक संचालित रही। और इस योजना की विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसमें समावेशी और समान विकास, ठीक है, किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? समावेशी और समान विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। विकास दर का लक्ष्य जो रखा गया था इस पंचवर्षीय योजना में 8% जीडीपी के विकास दर को रखा गया। गरीबी को देखा जाए तो आपको 50% तक यहाँ पे कम करने के लक्ष्य रखे गए और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ साथ क्षेत्रीय असमानता को कम करना भी यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। 2007 तक देखा जाए तो शिक्षा, मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक जो अंतराल है की समस्या हमारे साथ बनी थी, उसको कम करने पर भी यहाँ पे सरकार के द्वारा जोर दिया गया था। बात करें यहाँ पर लक्ष्य जो विकास दर जिसे हम 8% करीब जो रखा गया था 8.1%, वह हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए। ये 7.6% तक ही यहाँ पर आपको वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त होती है। इसके बाद हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो 2007 से 2012 के मध्य तक ये संचालित रही। और इस दौरान अगर आप देखें तो ये 5 साल की एक और परियोजना रही जो कि यहाँ पर पूरी होती है। 11वीं योजना के संदर्भ में जो आपको फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, कौन कौन से पहलू विशेष रूप से जरूरी हैं, जैसे कि 11वीं में उच्च शिक्षा में नामांकन को पहली बात तो बढ़ाना था। दूरस्थ शिक्षा के पहलुओं के माध्यम से यहाँ पर आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना था। तो कह सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो शिक्षा पर काफी यहाँ पर जोर देती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसमें कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर आया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया और 2010 में इसे लागू किया गया, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान आपको किए गए। और इसकी मुख्य जो विषय वस्तु रही वो तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास पर यहाँ पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही साथ इसके उद्देश्यों में पर्यावरणीय स्थिरता, लैंगिक असमानता में कमी लाना भी आपको शामिल रहा। इस रूपरेखा को प्रस्तुत किया था सी रंगराजन के द्वारा और वर्ष 2009 तक देखा जाए सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर यह बल देता है। त्वरित विकास की दर देखा जाए तो 9% और वास्तविक जो हमें प्राप्त हुई वो 8% यहाँ पर लक्ष्य या वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम आते हैं अपने अंतिम यहाँ पे पंचवर्षीय योजना में। टोटल 12 भारत में पंचवर्षीय योजनाएं रही। तो यहाँ पर देखा जाए 12वीं जो पंचवर्षीय योजना रही वो 2012 से 2017 के दौरान यहाँ पर आपको संचालित होती हुई देखी गई। इस पंचवर्षीय योजना की जो विषय वस्तु देखने को मिलती है वो है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास रही।
इस योजना का जो उद्देश्य रहा, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, गांवों को बिजली की आपूर्ति करना, स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना जैसे पहलुओं पर केंद्रित थी। हर साल देखा जाए तो 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ाना, गैर कृषि में नए अवसरों को सृजित करना जैसे उद्देश्यों को भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। बात करें वृद्धि दर की तो लक्षित यहाँ पर आपको 9% थे, जिसे 2012 में यहाँ पे देखा जाए 12वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर हमें 8% की वृद्धि दर को फिर यहाँ पे मंजूरी मिली। तो इस तरीके से आपको ये पूरी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा कब कब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लागू की गई या वार्षिक योजनाएं लागू की गई या रोलिंग प्लान आपको कब लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं से संदर्भित सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं को देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।